हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम देखते हैं हमारी दुनिया में आज की डेट में बहुत सारे एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। तो सबको स्टडी करना आसान नहीं था, इसलिए वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बात सोची कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके आधार पर हम एलिमेंट को आसानी से स्टडी कर लें। तो 18th सेंचुरी तक केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे। 18th सेंचुरी तक केवल 31 एलिमेंट्स नोन थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो 1865 तक हमारे एलिमेंट्स हो गए 63 एलिमेंट की जानकारी मनुष्य को हो गई। तो अब सभी एलिमेंट को स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए धीरे धीरे इनको क्लासीफाई करने का प्रयास किया जाने लगा। तो आज की डेट में हमारे पास हैं, करंट में हमारे पास हैं 114 एलिमेंट्स नोन है। तो सबकी स्टडी करना आसान हो जाए उसके लिए कोई सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करने का प्रयास किया, उनका नाम था लेवासिए। उनका नाम था लेवासिए, LABOISIER, लेवासिए। तो इन्होंने क्या किया, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। तो इन्होंने केवल जितने एलिमेंट नोन थे उस समय उनको केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया। और इन्होंने बताया कि मेटल वे हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल वे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन देखा गया कि सारे के सारे एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में ही कैटेगराइज करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटलाइड्स। तो ये लेवासिए ये नहीं बता पाए कि इन मेटलाइड्स को कहाँ पे रखा जाए, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन फेल हो गया। तो दूसरे नंबर पर आते हैं प्राउड्स हाइपोथेसिस। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन दिया था। तो इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में बताया कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से बने होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक वेट निकालना चाहें, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने बताया कि ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो n है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। तो इसके आधार पर जो हमारी एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का आएगा वो कंप्लीट डिजिट आएगा। जबकि ऐसा देखा गया कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक मास कंप्लीट डिजिट में नहीं होता, जैसे हमारा है क्लोरीन, इसका होता है 35.5, तो ये फ्रैक्शन में है। तो इसलिए ये सक्सेस नहीं हुआ। तो हमारा थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करने का प्रयास किया,
हमारे थर्ड साइंटिस्ट डोबेराइनर, जिन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करने का प्रयास किया, तो इन्होंने बनाया डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड। इन्होंने एलिमेंट को तीन तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाकर एलिमेंट को क्लासीफाई करने का प्रयास किया। तीन तीन एलिमेंट के एक ग्रुप बनाए और उन एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया और ये तीन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती हैं, और इन्होंने बताया कि अगर इन तीन एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं एक ग्रुप में रखा गया है, तो इनमें फर्स्ट और सेकंड के मास का जो एवरेज है वो थर्ड के मास के बराबर होता है। जैसे लिथियम का होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो अगर हम इसका और इसका एवरेज लेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा। तो 39 + 7 = 2 = 46/2, ये आता है 23। तो सोडियम का मास हमारा हो जाता है 23। इस तरह से इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाया। तो क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन का होता है 35.5 और इसका आयोडीन का होता है 127। इन दोनों को जोड़ के हम एवरेज लेंगे तो ब्रोमीन का हमारा होता है 80। तो इन्होंने बताया कि एलिमेंट को तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको बना के अगर रखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज है वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आता है। तो इस तरह से इन्होंने कुल इनके समय में 31 एलिमेंट्स नोन थे, 31 एलिमेंट्स, लेकिन जो इन्होंने ट्रायड बनाए केवल 5 ट्रायड ही बना सके, 5 ट्रायड्स। तो पूरे के पूरे एलिमेंट को इस ट्रायड में फिट करना पॉसिबल नहीं था, ये इनका ड्रॉबैक था। सारे के सारे एलिमेंट को इन ट्रायड्स में फिट करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए ये भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है समय के साथ फेल हो गया। और इन्होंने 2 ट्रायड और भी बने, आयरन, कोबाल्ट और निकल का, और एक ट्रायड और बना सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो इस तरह से 5 ट्रायड ही पॉसिबल हुए। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे आए 1862 में, इनका नाम था डी चंकर ट्वाइस। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्लासिफिकेशन दिया। इनके क्लासिफिकेशन को कहते हैं डी चंकर ट्वाइस टेल्यूरिक हेलिक्स या सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार AFMC में क्वेश्चन पूछा गया था, AFMC में हु प्रपोज्ड द टेल्यूरिक हेलिक्स, तो ये है डी चंकर ट्वाइस। एक ही बार पूछा गया है हु प्रपोज्ड द टेल्यूरिक हेलिक्स इन द फील्ड ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के फील्ड में टेल्यूरिक हेलिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था, तो ये थे डी चंकर ट्वाइस। इन्होंने सिलेंड्रिकल फॉर्म में एलिमेंट को क्लासीफाई करने का प्रयास किया। चूँकि उसे याद रखना या समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये भी समय के साथ सक्सेस नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं 1865 में न्यूलैंड, और इनके क्लासिफिकेशन को कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने एलिमेंट को एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया और बताया कि अगर एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलरिटी रखता है प्रॉपर्टीज में। जैसे जस्ट लाइक दी
जस्ट लाइक दी म्यूजिकल नोट्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। उसके बाद देखिए फिर हर आठवां एलिमेंट फिर सा आ रहा है, तो ये हर आठवां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां एलिमेंट फिर से फर्स्ट की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आठवां एलिमेंट यहाँ पर आएगा हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब यहाँ पर हमारा आएगा पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पर देखिए हर आठवां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, आठवां एलिमेंट यहाँ आया, तो हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट के नीचे आ रहा है, तो हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट से सिमिलरिटी रखता है। इसी तरह से सोडियम के बाद आने वाला आठवां एलिमेंट सोडियम के बाद आने वाला आठवां एलिमेंट पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करती है। बेरिलियम के बाद आने वाला आठवां एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नीशियम है, ये बेरिलियम के नीचे आ रहा है और इसी ग्रुप में आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच करती है। तो इस तरह से इन्होंने म्यूजिकल नोट के पैटर्न पर क्लासिफिकेशन किया, लेकिन इनका डीमेरिट्स क्या रहा, ये क्लासिफिकेशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन केवल कैल्शियम तक ही फॉलो होता है, उसके बाद ये सही रिजल्ट नहीं देता, और इनके समय तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेज वेयर नॉट डिस्कवर्ड। लेकिन जब इनर्ट गैसेज की खोज हुई, तो इनर्ट गैसेज को हम फ्लोरीन 9 के बाद यहाँ पर रखेंगे 10 आएगा हमारा इनर्ट गैस, तो वो आठवां एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा, तो फिर ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो लोअर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट केवल कैल्शियम ताकि ये रूल फॉलो होता है, इनका क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल है। इसके बाद सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कैल्शियम के बाद आता है हमारा स्कैंडियम से लेकर के जिंक 30, स्कैंडियम 21 से जिंक 30। तो ये जो गैप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 एलिमेंट, ये और आगे के टोटल 18 एलिमेंट्स का गैप हो जाता है, टोटल 18 एलिमेंट्स का गैप हो जाता है, जिसके कारण ये आर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव या ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं होता कैल्शियम के बाद, क्योंकि गैप 18 एलिमेंट्स का हो जाता है। और जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, तो आठवां एलिमेंट इनर्ट गैस यहाँ पर रखा जाएगा नियान, तो ये नियान इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। इन 1869 एक साइंटिस्ट हुए लोथर मेयर, इन्होंने ग्राफिकल मेथड से एलिमेंट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया, और इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में ग्राफ खींचा, तो उसके आधार पर इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया, और इन्होंने कुछ इस तरह से ग्राफ बनाए। और इन्होंने बताया कि ये जो पीक है हमारा, ये ग्राफ का जो पीक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा, और इन्होंने बताया कि ये जो ग्राफ का पीक है, इस पे आते हैं हमारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम।
ग्राफ का जो पीक पॉइंट है इस पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आते हैं, और ये जो ग्राफ का डिसेंडिंग पार्ट है, ये है डिसेंडिंग पार्ट, ये असेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग पार्ट, ये बॉटम पार्ट। तो डिसेंडिंग पार्ट पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। तो ये हैं हमारे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जिनको हम एल्केलाइन अर्थ मेटल भी बोलते हैं। ये ग्राफ के डिसेंडिंग पार्ट पर आते हैं। तो इन्होंने बताया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में, अगर हम एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट में ग्राफ बनाएं तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट जो हैं ग्राफ के सिमिलर पोजीशन पर आते हैं। ग्राफ के ऊपर सिमिलर पोजीशन गेन करते हैं या सिमिलर पोजीशन पर आते हैं सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट। और यहाँ पर ग्राफ के असेंडिंग पार्ट में, यहाँ पर ये असेंडिंग, यहाँ पर इन्होंने बताया कि यहाँ पर आते हैं हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ग्राफ का जो असेंडिंग पार्ट है यहाँ पर हाइलोजन्स, पीक पर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिन्हें हम एल्कली मेटल भी कहते हैं, डिसेंडिंग ग्राफ के पार्ट पर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और ये जो हमारा बॉटम पार्ट है, ये जो ग्राफ का बॉटम है, इन्होंने बताया कि इस बॉटम पार्ट पर आते हैं मेटलाइड्स और मेटलाइड्स प्लस ट्रांजिशन मेटल्स। तो ग्राफ का जो बॉटम पार्ट है इस पर मेटलाइड और ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि ग्राफ की सिमिलर पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं, लेकिन हो सकता है कोई एलिमेंट यहाँ पर किसी की पोजीशन है, किसी की यहाँ पर हो, किसी की यहाँ पर हो। तो इस ग्राफ पर किसी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए आगे चल करके ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया, क्योंकि ग्राफ पर एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करना बहुत मुश्किल काम है। इन 1869 मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इन 1869 मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, और इनके समय में 63 एलिमेंट्स नोन थे। 63 एलिमेंट्स। इन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, are the periodic functions of their atomic weights। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक वेट्स का। पीरियोडिक फंक्शंस क्या है? पीरियोडिक फंक्शन, और इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। मीन्स रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। Repetition of properties of elements after regular interval is known as periodicity or periodic function। तो इन्होंने बताया कि एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक निश्चित इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक निश्चित ग्रुप में आएंगे। अब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव
classified elements in a tabular form। सबसे पहला टेबुलर फॉर्म क्लासिफिकेशन था जो कि किया गया मेंडलीव के द्वारा, और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में इस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ग्रुप्स बनाए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स, ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स को कहा गया पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल ग्रुप हैं इनको कहा गया ग्रुप्स। और इन्होंने इनकी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स इन्होंने बनाए 7 और ग्रुप्स 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इनके पीरियोडिक टेबल की खास बात, इन्होंने 1 to 7 तक 1 to 7 के जितने भी ग्रुप थे इनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। 1 to 7 को डिवाइड किया सब ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स ए एंड बी। ग्रुप नंबर 8 को किसी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। ग्रुप नंबर 8 में 3-3 के ग्रुप में 9 एलिमेंट्स को इन्होंने रखा। 9 एलिमेंट्स 3-3 के ग्रुप में इन्होंने एक ही जगह यहाँ पर ग्रुप नंबर 8 में रखा, और 1 to 7 तक जितने भी ग्रुप थे उनको सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में डिवाइड किया। अब हमें पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, it was based on atomic weight of elements। सबसे पहले खास बात इसकी थी कि ये एटॉमिक वेट पर आधारित था। एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज किया गया था। नंबर टू, Mendeleev classified all 63 elements known at that time। इनके समय में 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो सभी के सभी को इन्होंने क्लासीफाई किया। इनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हॉरिजॉन्टल कॉलम जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, एंड 8 ग्रुप्स जिन्हें हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स। सेवन हॉरिजॉन्टल कॉलम और 8 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल कॉलम को पीरियड। नंबर 4, ग्रुप्स 1 to 7 has been divided into subgroups A and B। 1 to 7 ग्रुप को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया गया। ग्रुप नंबर 8 में इन्होंने रख दिया 9 एलिमेंट्स, और 6 जो प्रॉपर्टी है वो थी कि एलिमेंट्स कमिंग इन सिमिलर ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स of same group
हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप के सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब हमें पढ़ना है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, स्टडी बिकेम ईजियर। क्योंकि ये फर्स्ट सक्सेसफुल टेबुलर फॉर्म का क्लासिफिकेशन था, तो सभी एलिमेंट को, जितने एलिमेंट नोन थे उनको एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया और एक ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो हम एक ग्रुप को स्टडी कर लें तो उससे सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सभी हमें एक ग्रुप में मिल जाते थे। एक ग्रुप की स्टडी करने के बाद हमें एक ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी ज्ञात हो जाती थी। तो स्टडी बिकेम ईजियर, इस क्लासिफिकेशन से स्टडी बहुत आसान हो गई। नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में बीच बीच में खाली जगह छोड़ दिया और इनको ये पता था कि ये खाली स्थान पर भविष्य में खोजे जाने वाले एलिमेंट रखे जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट का गैप बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पर इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टीज पहले ही बता दिया ताकि भविष्य में ऐसा कोई एलिमेंट मिले जिसकी प्रॉपर्टी उससे मैच करे तो उस एलिमेंट को वहाँ पर रख दिया जाए। तो ये जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, ये सबसे बड़ा इसकी मेरिट है कि इनकी पीरियोडिक टेबल नए तत्वों की खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे कई एलिमेंट इसके आधार पर खोजे गए, गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, स्कैंडियम, ये एलिमेंट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ही खोजे गए, क्योंकि मेंडलीफ ने पहले ही बता दिया था इनका मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स, ये किस तरह की ऑक्साइड बनाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक वेट। मेंडलीफ ने इनके एटॉमिक वेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड पहले ही बता दिए थे। तो भविष्य में अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी हमें पहले से ही ज्ञात है, तो इस प्रॉपर्टी से मैच करके हम पता लगा लेंगे कि ये वही एलिमेंट है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था, जैसे ये कि जो फ्यूचर में एलिमेंट खोजे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। तो इसके आधार पर गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम और स्कैंडियम की खोज की गई। तो इन्होंने एल्युमिनियम के बाद गैप छोड़ा, एल्यूमिनियम के बाद गैप छोड़ा और उसका नाम दिया एका एल्यूमिनियम और कहा कि जो एलिमेंट खोजा जाएगा उसका नाम रखा जाएगा एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम का मतलब होता है सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज, सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज विथ एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम मीन्स ऐसा कोई एलिमेंट जो एल्युमिनियम के सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, उसे कहेंगे एका एल्युमिनियम। तो बाद में जो एलिमेंट खोजा गया वो था ये गैलियम। इसी तरह से सिलिकॉन के बाद इन्होंने गैप छोड़ा और वहाँ पर उसका नाम दिया एका सिलिकॉन। और एका सिलिकॉन का मतलब एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू सिलिकॉन। तो ये जब बाद में खोजा गया तो इसका नाम रखा गया जर्मेनियम। इसी तरह से एका बोरान, एका बोरान को कहा गया स्कैंडियम। और एका मैग्नीज, एका मैग्नीज ये खोजा गया तो इसका नाम रखा गया टेक्नीशियम। तो इस तरह से नए एलिमेंट की खोज करने में इनकी पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई।
करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। गड़बड़ तो नहीं लग रहा है गुड़िया? थोड़ा सा गैप टाइप का हो जा रहा है ना बीच बीच में बोलने में। हाँ हाँ, one another most useful merit of Mendeleev's periodic table is correction of doubtful atomic weights, correction of doubtful atomic weights। इनके पीरियोडिक टेबल की सहायता से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक वेट करेक्ट किया गया, जैसे हमारा बेरिलियम। तो एटॉमिक वेट का फार्मूला होता है एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट होता है 4.5 और पहले इसकी बैलेंसी मानी जाती थी 3। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 13.5 और ये 13.5 मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहीं स्पेस ही नहीं था। तो इसका मतलब इसको कहाँ रखा जाए? तो फिर इसकी बैलेंसी मानी गई 2 और 4.5 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका एटॉमिक वेट आया 9 और 9 के लिए पीरियोडिक टेबल में जगह थी तो वहाँ पर इसको रख दिया गया। तो इस तरह से बेरिलियम का एटॉमिक वेट जो है वो रेक्टिफाई करने में मदद मिली इनकी पीरियोडिक टेबल की सहायता से। इसी तरह से बेरिलियम के अलावा यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम, इन एलिमेंट का भी एटॉमिक वेट रेक्टिफाई किया गया या करेक्ट किया गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की सहायता से। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, Mendeleev's periodic table was very helpful in the correction of doubtful atomic weights of many elements like beryllium, uranium, indium, gold and platinum। अब हम देखेंगे demerits of Mendeleev's periodic table। Demerits of Mendeleev's periodic table। Number 1, position of hydrogen। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन ये एल्कली मेटल से भी सिमिलरिटी रखता है। एल्कली मेटल्स, क्यों? एल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो हमारा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ बनाने की टेंडेंसी रखता है। और एल्कली ये हाइड्रोजन जो है हैलोजन से भी सिमिलरिटी रखता है। हैलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरह से डायटॉमिक फॉर्म में पाई जाती, तो हमारा हाइड्रोजन भी डायटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मैच करती है, एल्कली मेटल से भी मैच करती है। तो मेंडलीव ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। सो एक्चुअल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिसाइडेड बाय मेंडलीव। दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट डिमेरिट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, you know very well that main basis of Mendeleev's periodic table is atomic weight, because he arranged the all elements in the increasing order of their atomic weights. So if the main basis of classification is atomic weight, then suppose isotopes of hydrogen 1H1, 1H2 and 1H3,
protium, deuterium, tritium. Here protium has atomic weight 1, deuterium has atomic weight 2 and tritium has atomic weight 3. तो अगर मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का एटॉमिक वेट है तो इनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, इसको अलग जगह पे रखा जाना चाहिए, इसको अलग जगह पे, इसको अलग जगह पे, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो एटॉमिक वेट उनका डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो इनको अलग अलग पोजीशन पर रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का सीरियस ड्रॉबैक है। नंबर 3, एनोमेलस पेयर। एनोमेलस पेयर्स मीन्स ऐसे पेयर, एलिमेंट का ऐसा पेयर जिनमें ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को पहले रख दिया जाए। जैसे हमारा है आर्गन एंड पोटेशियम, आर्गन एंड पोटेशियम। तो आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है पोटेशियम से, फिर भी 39.9, इसका होता है 39.1। तो आर्गन का एटॉमिक वेट ज़्यादा, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कम, फिर भी आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा जाता है, जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का मेन बेसिस था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो मेंडलीव ने क्या किया, प्रॉपर्टी को मैच कराने के लिए सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक ही ग्रुप में आए, इसके लिए इन्होंने अपने खुद के ही रूल को वायलेट किया। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक जगह एक ही ग्रुप में रखने के लिए इन्होंने कुछ जगहों पर ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से पहले रख दिया, और इन्होंने ये माना कि हो सकता है कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो करेक्ट ना हो, जो निकाला गया है हो सकता है वो करेक्ट ना हो, इसलिए इन्होंने प्रॉपर्टीज को मैच कराने के लिए सिमिलर ग्रुप में रखने के लिए एलिमेंट को ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट के पहले रख दिया कुछ जगहों पर। इन्हीं को हम कहते हैं एनोमेलस पेयर। तो ऐसे पेयर्स हमारी पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट है, निकिल है, टेल्यूरियम है, आयोडीन है। कोबाल्ट, निकिल, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, और एक है थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम, थोरियम एंड प्रोटेक्टिनियम। तो कोबाल्ट का मास निकिल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोरियम का मास प्रोटेक्टिनियम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं एनोमेलस पेयर। ऐसे पेयर्स एलिमेंट के जिनमें ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट को कम एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट से पहले रख दिया गया है। नेक्स्ट ड्रॉबैक है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। प्लैटिनम और गोल्ड ये ऐसे मेटल हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में प्लैटिनम को 8th ग्रुप में रखा गया और गोल्ड को फर्स्ट के सब ग्रुप बी में रखा गया और प्लैटिनम को 8 ग्रुप में। तो ये चूंकि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं प्लैटिनम और गोल्ड, इनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया गया। तो लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। नेक्स्ट, अनलाइक, कुछ ऐसे प्लेसेस थे जिनमें अनलाइक एलिमेंट को एक जगह पे रख दिया गया। अनलाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप में सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में हमारे रखे गए हैं ये ब्रिज एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फर्स्ट ए में, और फर्स्ट ए में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर देखिए ये हैं एल्कली मेटल्स जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये हैं हमारे क्वाइनेज मेटल्स जिनके सिक्के बनाए जाते हैं, और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो लीस्ट रिएक्टिव एंड हाईली रिएक्टिव, ये क्वाइनेज मेटल जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव। तो ये डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। ये भी मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था। नेक्स्ट है हमारा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। निश्चित इंटरवल के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों हो जाती हैं, इसी को हम कहते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज अनेबल to tell about the cause of periodicity, means why
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो ये था काज ऑफ पीरियडिसिटी को भी बताने में इनकी पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। मतलब ये काज ऑफ पीरियडिसिटी व्हाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अपीयर सिमिलर आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इट वाज नॉट क्लियर्ड बाय मेंडलीव। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट ड्रॉबैक था कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स थर्ड ए में है या थर्ड बी में, इनके एक्चुअल पोजीशन थर्ड ए में है या थर्ड बी में। इट वाज नॉट क्लियर्ड बाय मेंडलीव। तो ये भी इनकी पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक रहा। तो बच्चों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।